डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन को डिस्कस करूंगा। क्या मतलब है इसका? लास्ट वीडियो में मैंने अब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ाया था। उसी को फर्दर कंटिन्यूएशन में लेते हुए ये टॉपिक है स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन। एक्चुअली यहाँ पे जो गैस है दैट इज हाइड्रोजन। क्लियर? और उसमें से डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है अलग अलग तरह के स्पेक्ट्रम ऑब्टेन किए। किसी ने विजिबल लाइट की वेवलेंथ ऑब्टेन की, किसी ने यूवी लाइट की वेवलेंथ ऑब्टेन की, किसी ने इंफ्रारेड की ऑब्टेन की। क्लियर? सो कैसे स्टार्टिंग हुई? एक्चुअली ये जो है बिल्कुल एमिशन स्पेक्ट्रम की तरह है। जैसे एमिशन स्पेक्ट्रम में कुछ ब्राइट लाइंस आती हैं और उनकी वेवलेंथ कैलकुलेट कर ली हमने लाइंस की। उस वेवलेंथ के बेसिस पे पता लगा कि भैया ये जो स्पेक्ट्रम आया है जो स्पेक्ट्रल सीरीज आ रही है ये किससे एसोसिएटेड है। जैसे अगर जो लाइंस एमिट हुई हैं उनकी अगर वेवलेंथ कैलकुलेट करें और वो विजिबल लाइट से बिलोंग करें सभी वेवलेंथ, तो हम बोलेंगे कि दैट स्पेक्ट्रम इज एसोसिएटेड विद द विजिबल लाइट। ठीक है? इसी तरह से ही यूवी लाइट से भी बिलोंग कर सकता है, बट दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइंस एमिटेड व्हेन पास थ्रू द हाइड्रोजन। तो देखते हैं कैसे इसकी स्टार्टिंग हुई। सो बाल्मर वाज द फर्स्ट टू ऑब्जर्व स्पेक्ट्रल सीरीज इन द विजिबल रीजन ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि बाल्मर को जो स्पेक्ट्रम मिला, उस स्पेक्ट्रम में जो वेवलेंथ्स की लाइट एमिट हुई, उन वेवलेंथ्स के बेसिस पे पता लगा कि भैया ये जो स्पेक्ट्रम आ रहा है या जो स्पेक्ट्रल सीरीज आ रही है दैट इज इन द विजिबल रीजन ऑफ हाइड्रोजन एटम। गैस हाइड्रोजन ही है। ठीक है जी? ये चीज याद रखनी है। और दूसरी चीज क्या नोट की गई, उन लाइंस की जो स्पेसिंग थी और उनकी जो इंटेंसिटी थी दैट गोज ऑन डिक्रीजिंग। हम यहाँ देखेंगे कैसे कैलकुलेट की गई होंगी। तो सबसे पहले बाल्मर ने क्या किया, एक इंपिरिकल फॉर्मूला दिया फॉर कैलकुलेटिंग द वेवलेंथ ऑफ दोज लाइट्स या दोज लाइंस। स्पेक्ट्रल लाइंस की बात कर रहे हैं हम। तो क्या वो फॉर्मूला था? दैट इज 1 by lambda is equal to r into 1 by 2 square minus 1 by n square, where n is equal to 3 4 dash dash dash। इस तरह से आगे चलता जाएगा। ठीक है? अब सबसे पहले जो ध्यान देना है आपने, यहाँ पे ये जो r है, दिस r इज कांस्टेंट, रिडबर्ग्स कांस्टेंट बोलते हैं इसको, रिडबर्ग्स कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू है दैट इज 1.097 into 10 raised to power 7 मीटर इनवर्स। ये इसकी वैल्यू है बेटा। ठीक है? ये तो चलो कांस्टेंट हो गया। अब ये कहना क्या चाहता है? वो कहता है कि अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 3 रखूंगा तो जो मुझे जिस वेवलेंथ की लाइट मिलेगी वो क्या होगी, उसकी वेवलेंथ कितनी होगी। तो कहता है पुट n इज इक्वल टू 3। तो लैम्डा क्या मिला हमें सोल्व करने पे, दैट इज 656.3 नैनोमीटर। अब अगर इसी वेवलेंथ को मैं प्लॉट करूं उसके स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग, तो मैंने क्या किया, ये बाउंड्री बना ली, ये बाउंड्री बना लिया ऐसे। ठीक है जी? अब होगा क्या? तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ की लाइट मिल रही है व्हेन n इज इक्वल टू 3। इसका मतलब ये हुआ कि भैया जो इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है। ये याद रखना है हमेशा। बाल्मर के अकॉर्डिंग क्या है, जितनी भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफरेंट ऑर्बिट से अल्टीमेटली कहाँ आ रहे हैं, सेकंड ऑर्बिट में। तो मतलब बाल्मर सीरीज के लिए हम बोल सकते हैं कि जो सेकंड ऑर्बिट है दैट इज द ग्राउंड स्टेट। क्लियर? बाकी जो इलेक्ट्रॉन है कोई थर्ड ऑर्बिट से आ रहा है, कोई फोर्थ से आ रहा है, कोई फिफ्थ से आ रहा है।
तो अगर मैं देखूं कि थर्ड ऑर्बिट से अगर कोई इलेक्ट्रॉन आया सेकंड में, तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी ये, तो वो क्या करेगा, अपने कोरस्पोंडिंगली एक लाइट देगा मुझे पर्टिकुलर, और उसकी वेवलेंथ क्या होगी, 656.3 नैनोमीटर। ये लिख बना दी मैंने, ठीक है जी। और इसको नाम दिया उसने एच अल्फा। क्लियर। यहाँ वेवलेंथ लिख देते हैं 656.3 नैनोमीटर है ये याद रखें आप सभी। अब आगे चलते हैं। इसी तरह से जब n इज इक्वल टू 4 डाला गया, तो लैम्डा फिर उसको कुछ ना कुछ मिला, दैट इज 486.1 नैनोमीटर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि n 4 डाला, मतलब फोर्थ ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन ने जंप किया, तो वो क्या किया, उसने एक लाइट एमिट की, रेडिएशन जिसको बोलते हैं हम, लाइट एमिट की, और उसकी वेवलेंथ क्या पाई गई, ये। अगर उसको मैं अपलोड करूं, दैट इज दिस। क्लियर। और इसको नाम दिया एच बीटा। क्लियर है। यहां वेवलेंथ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। लो जी। इसी तरह से फिर n इज इक्वल टू क्या किया गया, 5, और लैम्डा जो मिला वो क्या मिला, दैट इज 434.1 नैनोमीटर। ये ध्यान देना है आपने। तो अगर इसको प्लॉट करूं तो यहाँ ये फिर हो गया ये। लो जी। और इसको नाम दिया उसने एच गामा। तो इस तरह से अलग अलग नाम दे सकते हैं, दैट इज अप टू यू। इस तरह से प्रोसीजर को चलाते चलाते अगर मैं n की वैल्यू इनफाइनाइट ले लूं यहां पे, इसका मतलब क्या हुआ कि इनफाइनाइट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन जंप करके सेकंड ऑर्बिट में आ रहा है। तो क्या होगा, एन इनफाइनाइट लेंगे तो लैम्डा जो होगा दैट इज 364.6 नैनोमीटर। ये सबसे मिनिमम वेवलेंथ है, ठीक है, जो उसने ऑब्टेन की। क्लियर। और यहां मैंने उसको बना दिया, ठीक है जी। और इसके कोरस्पोंडिंगली यहां लिख दिया दैट इज एच इनफाइनाइट, मतलब एच फॉर हाइड्रोजन। तो ये बाकी उसने नोटेशन दिया, अल्फा बीटा गामा, इस तरह से चलते चलते, तो ये जब इनफाइनाइट ली हमने एन की वैल्यू, तो ये लाइन मिली, और इसकी जो वेवलेंथ है दैट इज 364.6 नैनोमीटर। क्लियर। अब ये भी ध्यान देना है कि जब हम एन इनफाइनाइट लेंगे, उस टाइम पे जो वेवलेंथ आ रही है उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ दैट पर्टिकुलर सीरीज। अभी जैसे बाल्मर सीरीज की बात कर रहे हैं हम, ये सारी जो है दिस इज नोन एज बाल्मर सीरीज। इसमें अलग अलग वेवलेंथ की लाइट एमिट हो रही है जो यहां बनाई मैंने। तो इसमें सबसे मिनिमम वेवलेंथ ये है, तो मिनिमम वेवलेंथ को हम क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ दैट पर्टिकुलर सीरीज। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, दिस इज द लिमिट ऑफ बाल्मर सीरीज। ये याद रखना है बेटा, जब भी आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले कि फाइंड आउट द लिमिट ऑफ दिस सीरीज और दैट सीरीज, तो आपको क्या करना है, एन की वैल्यू इनफाइनाइट डालनी है, ठीक है जी। उसके कोरस्पोंडिंग जो भी आपको वेवलेंथ मिलेगी दैट विल बी नोन एज द लिमिट ऑफ दैट पर्टिकुलर सीरीज। अब बाकी साइंटिस्ट ने क्या किया, देखो बाल्मर की तो सभी वेवलेंथ्स को अगर देखें तो दे ऑल आर बिलोंगिंग टू द विजिबल रीजन। इसलिए बोला जाता है कि जो बाल्मर का स्पेक्ट्रल सीरीज आई थी वो विजिबल रीजन से बिलोंग करती है, ठीक है। अब बाकियों को देखते हैं, इसके बाद किसने स्पेक्ट्रल सीरीज दी और किस रीजन में दी वो। तो नंबर 2 पे आता है लाइमन सीरीज, दैट वाज डिस्कवर्ड इन यूवी रीजन ऑफ द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और ये डिस्कवर की लाइमन ने। इसका जो इंपिरिकल फॉर्मूला था दैट वाज 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 बाई 1 स्क्वेयर माइनस 1 बाई एन स्क्वेयर, वेयर n इज इक्वल टू 2 3 4 डैश डैश डैश, इस तरह से चलता था। अब आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं बाल्मर और लाइमन में। बाल्मर में क्या होता था, जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो आउटर ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में आते थे, जबकि लाइमन में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आउटर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में आ रहे हैं, ठीक है जी। सभी इलेक्ट्रॉन्स, चाहे वो सेकंड ऑर्बिट से आ रहा है, चाहे थर्ड से आ रहा है, चाहे फोर्थ से आ रहा है, ऑल विल बी कमिंग टू द फर्स्ट ऑर्बिट। क्लियर। तो लाइमन सीरीज के लिए फर्स्ट ऑर्बिट जो हुआ ग्राउंड स्टेट हुई बेटा, ये बात आपने ध्यान देनी है, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम बाकी सीरीज की बात करें तो देखते हैं, उसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इंफ्रारेड रीजन को 3 रीजन्स में बांट देते हैं, ठीक है। तो आई आर
इंफ्रारेड रीजन को हमने 3 हिस्सों में बांट दिया। क्लियर है? तो ये है नियर इंफ्रारेड, ये है मिडल इंफ्रारेड एंड दिस इज फार इंफ्रारेड। क्लियर? अब नियर इंफ्रारेड रीजन में जो सीरीज आई वो क्या थी? दैट वाज पाश्चन सीरीज, मतलब डिस्कवर्ड बाय पाश्चन। उसी के नाम पे हमने बोल दिया कि दैट वाज पाश्चन सीरीज। ठीक है? इसी तरह से फिर हम मिडल इंफ्रारेड रीजन की बात करें, अभी इनके फॉर्मूला की भी बात करेंगे हम वन बाय वन। ठीक? मिडल इंफ्रारेड की अगर हम बात करें तो वो है ब्रैकेट सीरीज, डिस्कवर्ड बाय ब्रैकेट। और ये है फार इंफ्रारेड रीजन के लिए, तो दैट वाज डिस्कवर्ड बाय फंड, उसको हम क्या बोलते हैं? फंड सीरीज। पी साइलेंट है यहाँ। ठीक है बेटा? तो ये चीज ध्यान देनी है। अब इनके हम इंपीरिकल फॉर्मूला लिखते हैं जो जो इन्होंने दिए, और वो क्या कहता है देखते हैं जरा। सो पास्टन सीरीज के लिए हमारे पास जो इंपीरिकल फॉर्मूला है दैट इज दिस, 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/3 स्क्वेयर माइनस 1/n स्क्वेयर। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है? 4, 5 इस तरह से चलेगी। अगर 4 लूंगा तो उसका मतलब क्या है? जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज मूविंग फ्रॉम फोर्थ ऑर्बिट टू द थर्ड ऑर्बिट। ठीक है? पास्टन सीरीज के लिए ग्राउंड स्टेट क्या रहेगी? 3। इसी तरह से ब्रैकेट में देखेंगे तो फॉर्मूला जो है दैट इज 1/λ इज इक्वल टू r, ब्रैकेट में क्या है? 1/4 स्क्वेयर माइनस 1/n स्क्वेयर। तो n की वैल्यू 5, 6, 7 इस तरह से चलेगी। और मूविंग फर्दर ब्रैकेट सीरीज है हमारे पास, इसके लिए फॉर्मूला है 1/λ इज इक्वल टू r, ब्रैकेट में है फिर 1/5 स्क्वेयर माइनस 1/n स्क्वेयर, जहां पे n की वैल्यू क्या है? 6, 7, 8 इस तरह से चलेगी बेटा। अगर मैं 6 ले रहा हूं इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है दैट इज मूविंग फ्रॉम 6 टू 5th ऑर्बिट, मतलब जंपिंग फ्रॉम 6 टू 5th ऑर्बिट। ये आपको पता है जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट्स में आता है तो वो एनर्जी एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। तो ये वही वेवलेंथ्स हैं। ठीक है? ये उन्हीं रेडिएशंस की वेवलेंथ्स है जिनकी हम बात करते हैं बेटा। ठीक है? तो ये आपने ध्यान देना है। अगर मैं सभी सीरीज को उनकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग एडजस्ट करें तो सबसे पहला आता है लाइमन। क्लियर है? फिर बाल्मर, फिर पाश्चन, फिर ब्रैकेट, फिर फंड। इस तरह से हम याद रख सकते हैं। क्लियर है? अगर आप थोड़ा सा और ध्यान दें तो बेटा जी इसको थोड़ा सा और हम आगे समझ सकते हैं। एक सीरीज और होती है विच इज नोन एज हेम्फ्री सीरीज। अगर मैं सबके लिए लिखना चाहूं तो दैट इज हेम्फ्री। हेम्फ्री सीरीज है। तो सबको याद रखने का एक तरीका है, हमारे पास शॉर्ट फॉर्म है L फॉर लो, B फॉर ब्लड, P फॉर प्रेशर, B फॉर ब्रैकेट। यहाँ ब्रैकेट है बट यहाँ पे मैं उसकी नोटेशन क्या दे रहा हूं? दैट इज बडी। P फंड, P फॉर प्रॉब्लम। आगे हेम्फ्री सीरीज होती है हमारे पास बट वो सिलेबस का पार्ट नहीं है हमारे, तो H फॉर है। इस तरह से हम याद रख सकते हैं। लो ब्लड प्रेशर बड़ी प्रॉब्लम है। तो आपको एक तरह से इन ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ जो है वो सभी सीरीज के नाम भी याद हो जाएंगे, बट ये जरूर याद रखना सबसे पहले जो ऑब्जर्व की थी स्पेक्ट्रल सीरीज दैट वाज बाय बाल्मर। ठीक है? लो ब्लड प्रेशर बड़ी प्रॉब्लम है। तो L फॉर लाइमन, B फॉर बाल्मर, P फॉर पाश्चन, B फॉर ब्रैकेट, P फॉर पी फंड, H फॉर हेम्फ्री। बट ये आपको करने की जरूरत नहीं है, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर सिलेबस। क्लियर है? सो आई होप यू ऑल गॉट द पॉइंट। ये स्पेक्ट्रल सीरीज क्या होती हैं, कब ऑब्जर्व की जाती हैं, दैट इज इट विच आई वांटेड टू डिस्कस इन दिस वीडियो बेटा। टेक केयर।